है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने कल बात की थी एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने ये कल बात की थी। एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन कौन सी ऑब्लिगेशन क्या होती है, प्रॉमिस क्या होती है, ऑब्लिगेशन क्या होती है, प्रॉमिस क्या होता है, एग्रीमेंट which do not be contract, वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हमने अपना ये लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, समझ आ गई। आज हम आगे शुरू करते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, समझ आया। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 10, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। पहला, वहां पर एक ऑफर होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन ऑफर, ऑफर होना चाहिए, या फिर प्रपोजल होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए या प्रपोजल होना चाहिए बाय दी वन पार्टी, बाय दी वन पार्टी। एक पार्टी क्या करेगी, ऑफर करेगी, एंड acceptance from अदर पार्टी। एक पार्टी ऑफर देगी। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि यहाँ पे एक ऑफर होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए एक पार्टी के द्वारा, और दूसरी पार्टी के द्वारा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। किस चीज का, किसी भी मैटर का, जिससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट, रिजल्टिंग इन एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। एक पार्टी क्या करेगी, ऑफर करेगी, और दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, तो वो क्या होगा, अग्रीमेंट होगा। वहां पे क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए, उस अग्रीमेंट से लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन और इंटेंट टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरा, एग्रीमेंट के साथ
एग्रीमेंट के साथ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एग्रीमेंट के साथ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। समझ आ गई यहाँ तक? एग्रीमेंट के साथ लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब भाई मनी की फॉर्म में कोई भी अगर आप सामान खरीद रहे हो तो उसके बदले में पैसा दोगे, तो वहां पे क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। चौथा पॉइंट, पार्टी जो होंगी वो क्या होनी चाहिए? पार्टी लीगली कैपेबल होनी चाहिए। पार्टी लीगली कैपेबल होनी चाहिए टू डू दी कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी लीगली कैपेबल होनी चाहिए टू डू दी कॉन्ट्रैक्ट। जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टी। पार्टी के बीच में जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए। जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज के बीच में जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए। एक दूसरे मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं उन टर्म्स को लेके क्या होना चाहिए? पार्टी प्रॉपरली क्या होनी चाहिए? एग्री होनी चाहिए। पार्टी क्या होनी चाहिए? एग्री होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। लीगल होना चाहिए। कुछ सर्टेन टर्म्स होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। देयर मस्ट बी certain terms of an agreement। certain terms of an agreement की कुछ certain terms होनी चाहिए और agreement is capable to be performed। तो समझ आ गई टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए? समझ आ गया? एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए? क्लियर है? पहला, एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के साथ एक लीगल रिलेशन होना चाहिए, एक लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए, और पार्टी जो है लीगली कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। तो ये क्या होती हैं? ये वैलिड एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। वैलिड एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ आ गई? कोई डाउट? यस सर। हाँ। नो सर। अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ, शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि OMR बेस आपका क्वेश्चन आएगा, तो OMR बेस आपसे शॉर्ट में ही पूछेंगे। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी क्या होना चाहिए? पहला, एन एग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। दूसरा, एग्रीमेंट जो होना चाहिए बेस्ड ऑन द जेन्युइन कंसेंट, बेस्ड ऑन द जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज। पार्टी एग्री होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तीसरा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। चौथा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। एंड पांचवा, बिटवीन कंपोनेंट पार्टी होना चाहिए। मतलब जो पार्टीज होनी चाहिए वो कैपेबल होनी चाहिए किस चीज के लिए? टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट।
टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई? ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। ऑफर क्या होता है या प्रपोजल क्या होता है? सर इसका हाँ, हेलो, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है। हाँ, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड। हाँ, सर मतलब लिंक भेजता है। हाँ, आपके जीमेल पे आता है, लिंक आता है, यूजर आईडी आता है, पासवर्ड आता है, उसमें आपको लॉगिन करके करना पड़ता है। ठीक है ना? ओके सर। ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं पहले वन ऑफ द अर्ली स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑफर होता है, आप लिखो ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस are the first steps of the कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेप है। अगर कोई एग्रीमेंट करना है, अगर दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट करना है, इफ यू वांट टू डू एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, तो क्या होना चाहिए? ऑफर होना चाहिए, और उस ऑफर के रिगार्डिंग उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्लियर है? इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस कब होता है? व्हेन वन पार्टी मेक अ डेफिनेट प्रपोजल टू अनदर पार्टी एंड द ऑफरी एक्सेप्ट द अदर पार्टी एक्सेप्ट। हाँ, जो ऑफर देखा, जो ऑफर देता है, जो ऑफर देता है उसको बोलते हैं ऑफरर। उसको बोलते हैं ऑफरर। जिसको ऑफर दिया जाता है, जिसको ऑफर दिया जाता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑफरी। उसको बोलते हैं ऑफरी। उसको ऑफरी बोला जाता है। क्लियर है? ऑफरर जब अपना ऑफर देता है और जब ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बोला जाता है, यस सर। हाँ, उसको बोला जाता है मीटिंग ऑफ माइंड। उसको बोला जाता है मीटिंग ऑफ माइंड of the party, and a contract come into being assuming that all other element also present। मतलब वहाँ पे एग्रीमेंट होता है, और अगर एग्रीमेंट के साथ लॉफुल कंसिडरेशन डाल दिया जाए, अगर एग्रीमेंट के साथ लॉफुल कंसिडरेशन डाल दिया जाए विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एग्रीमेंट के साथ लॉफुल कंसिडरेशन विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ। ऑफर क्या होता है? ऑफर में जब एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को ऑफर देती है, और जो पार्टी ऑफर देती है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर। और जिस पार्टी को ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। जब एक ऑफरर ऑफरी को
कोई प्रपोजल या ऑफर देता है और उसके बदले में ऑफरी उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। और जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर है? हाँ, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। A proposal is termed as offer. A proposal is termed as offer. एक प्रपोजल को ऑफर कब बोला जाएगा? कई बार प्रपोजल को ऑफर बोला जाता है कब? When proposal is synonym with the word offer and offer is proposed by one person, whereby he expresses his willingness to enter into contractual obligation in return for a promise, act or for business. प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल या ऑफर जो होता है एक पर्सन की, इट इज अ विलिंगनेस, इट इज अ विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब इच्छा होती है किस चीज के लिए? टू एंटर, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की क्या होती है? उसकी एक विलिंगनेस होती है, एक इच्छा होती है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर सेक्शन 2 क्लोज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन प्रपोजल और ऑफर as when one person signify to another person his willingness to do or abstain from doing anything। ये कहना चाह रहा है, अगर मैं सेक्शन 2 क्लोज 6 की बात करूं ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर या प्रपोजल क्या होता है? ऑफर या प्रपोजल क्या होता है जब व्हेन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये लिखता है व्हेन वन पर्सन signify to another person his willingness होता है इच्छा, willingness किस चीज की? कुछ करने की, to do, और कुछ ना करने की, abstain from doing, कुछ करने की और abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence। He is said to make a proposal। मतलब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person, तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल बोला जाता है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट? No. प्रपोजल ऑफर का समझ आ गया क्या होता है? प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है? प्रपोजल ऑफर वो चीज होती है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ करने की और कुछ ना करने की अपनी इच्छा बता के चले तो वो क्या होता है? ऑफर या फिर प्रपोजल होता है। क्लियर है? हाँ। अब हाँ, एक ऑफर के लिए क्या रूल बनाया गया है? रूल क्या होता है? रूल गवर्निंग ऑफर। रूल्स
गवर्निंग ऑफर्स, रूल गवर्निंग ऑफर्स बात करते हैं। क्या क्या रूल होते हैं? पहला रूल, जो आप किसी को ऑफर दे रहे हो, एन ऑफर मस्ट बी क्लियर, कंप्लीट एंड फाइनल। आपका ऑफर जो है क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। एक कंप्लीट ऑफर होना चाहिए आपका, एक डेफिनेट ऑफर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आपने किसी को कोई ऑफर दिया, बाद में आप अपने ऑफर से ही मुकर गए, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑफर होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कंप्लीट, डेफिनेट, क्लियर एंड फाइनल ऑफर आपका होना चाहिए। दूसरा, एन ऑफर must be communicated to the offering। आपने अपने ऑफर को दूसरे पर्सन को बता दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑफर को कब बोला जाएगा? जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी कुछ इच्छा किसी दूसरे पर्सन को बताता है, मतलब आपने अपनी जो विलिंगनेस है वो बता दी जानी चाहिए दूसरे पर्सन को। एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर ऑफरिंग। समझ आ गया? क्लियर है? ऑफर पहले क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। और जो ऑफर है वो आप दूसरे पर्सन को बता के चलोगे कि भाई अपनी जो आपकी इच्छा है, जो विलिंगनेस है कोई काम करने की, कोई काम ना करने की, वो दूसरे पर्सन को बता के चलोगे, कम्युनिकेट करके चलोगे। क्लियर है? समझ आ गई? पॉइंट नंबर सी। The communication of an offer may be made by express word। या तो आप एक्सप्रेस वर्ड, आप या तो बोलकर, ओरल बोलकर, या फिर रिटर्न में क्या कर सकते हो? दे सकते हो। या फिर रिटर्न में क्या कर सकते हो? दे सकते हो। या फिर बाय इम्प्लाइड कंडक्ट से भी दे सकते हो। इम्प्लाइड जो कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। मान लो आपने बोल दिया कि मैं ये काम आपको, ये चीज़ आपको दूंगा, आपने ओरल में बोल दिया। आपने लिख के दे दिया कि मैं आपको ये चीज़ दूंगा, आपने बोल दिया। आपने कोई मुंडी हिला के यस कर दिया कि भाई हाँ मैं आपको ये चीज़ दूंगा, तो वो भी क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो 3 तरह से कम्युनिकेशन होता है, ओरल, रिटन, इम्प्लाइड। क्लियर है? यस सर। हाँ। पॉइंट नंबर डी, जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन में भी जर्नल और स्पेसिफिक होकर यहाँ पर चल सकता है। Where offer is made to a specific person, it is called specific offer, and it can be accepted only by that person. But when an offer is addressed to an uncertain body of individual, it is called journal। जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन में भी जनरल हो सकता है, जनरल कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक हो सकता है। कम्युनिकेशन जो होगा या तो जनरल हो सकता है या फिर स्पेसिफिक हो सकता है। अब जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जनरल कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफिक कम्युनिकेशन।
स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप ऑफर किसी अनसर्टेन लोगों को देते हो, आपको पता नहीं हाँ है, समझ जब आप ऑफर किसी अनसर्टेन लोगों को देते हो, पब्लिक को ऑफर देते हो, तो वो जनरल कम्युनिकेशन होता है। बट जब आप ऑफर जो है किसी एक स्पेशल पर्सन को देते हैं, किसी एक स्पेशल पर्सन को देते हो, जब आप ऑफर किसी स्पेशल पर्सन को देते हो तो वो क्या बन जाता है? स्पेशल कम्युनिकेशन बन जाता है। क्लियर है? तो वो स्पेशल कम्युनिकेशन बन जाता है। समझ आ गई? जनरल कम्युनिकेशन समझ आ गया। जब आप कम्युनिकेशन किसको करते हो, ऑफर किसको देते हो? अनसर्टेन लोगों को देते हो, पब्लिक को देते हो। हाँ, और पब्लिक में से कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो होता है जनरल कम्युनिकेशन। और स्पेशल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप जो ऑफर है वो सिर्फ एक स्पेशल पर्सन को देता है और वही स्पेशल पर्सन क्या कर सकता है? उसे एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पेशल कम्युनिकेशन। क्लियर है? समझ आ गई? समझ आ रहा है अंशु? एनी डाउट? ओके। अब आगे आता है लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स का मीनिंग बताओगे क्या होता है? लैप्स ऑफ ऑफर, लैप्स का मीनिंग होता है खत्म होना, एक्सपायर हो जाना। लैप्स का मीनिंग होता है एक्सपायर हो जाना। ऑफर का एक्सपायर किन किन सिचुएशनों में हम कहेंगे कि ऑफर आपका एक्सपायर हो गया है या खत्म हो गया है, बात करते हैं। सेक्शन 6 डील विद द बात करते हैं। सेक्शन 6 डील विद द वेरियस मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर। भाई किन किन सिचुएशनों में, किन किन सिचुएशंस के अंदर आपका जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लैप्स का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? लैप्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? अंशु बताओगे लैप्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? लैप्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? बताओ किन किन सिचुएशन के अंदर ऑफर जो है लैप्स हो जाएगा? सर एक बार बताइए ना। लैप्स ऑफर। हाँ, लैप्स ऑफर। लैप्स ऑफ ऑफर का मीनिंग होता है ऑफर का खत्म होना या एक्सपायर होना। समझ आ गई? पहला सर क्या बोले? ऑफर का खत्म होना या फिर एक्सपायर होना। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रहा है सर। हाँ, तो मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो पहला हमारे पास क्या होता है, किन किन सिचुएशन में जो ऑफर है वो लैप्स हो जाता है। पहला,
इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और आफ्टर अ रीजनेबल टाइम। क्या कहना चाह रहा है कि मान लो एक ऑफर निकला था, ऑफर निकला, कोई डिस्काउंट निकल आया, ऑफर था कि भाई अगर आप 30 जून तक ये परचेज कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। 30 जून के बाद ये डिस्काउंट ऑफर जो है खत्म हो जाएगा। अगर आप जिन 30 जून तक एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सही है, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप 30 जून तक एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका ऑफर लैप्स हो जाएगा। पहला क्या होता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया एक स्पेसिफाइड टाइम में, समझ आ गई। अगर ऑफर जो Yes, है sir. एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया गया तब क्या होगा, आपका जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब और इफ नो मोड इज प्रिस्क्राइब इन द सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ये कहना चाह रहा है इट इज नॉट एक्सेप्टेड, is not accepted by the mode, by the mode has prescribed, by the mode has prescribed। मान लो आपको कोई ऑफर दिया गया, मेल के थ्रू मेल किया गया आपको, और उसने बोला कि अगर आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आप मेल पे रिप्लाई करोगे, आप हमें मेल करके एक्सेप्टेंस दोगे। बट उस पर्सन ने क्या किया, मेल पे रिप्लाई नहीं दिया, उसने कोई दूसरे तरीके से यस बोल दिया। तो भाई बोला तो सिर्फ मेल गया हुआ था, लेकिन उसने मेल पे रिप्लाई नहीं दिया कोई, तो हम ये कहेंगे कि उसने जो एक्सेप्टेंस का मोड है जो बताया गया था वो फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से आपका ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई। Yes, sir. हाँ Sir, offer cancel हो जाएगा ना? हाँ, Offer cancel हो जाएगा। ऑफर का कैंसिल होना, ऑफर का लैप्स होना, हाँ, खत्म होना, कैंसिल होना, ठीक है ना। Okay, sir. हाँ, ये कहना चाह रहा है द ऑफरी रिजेक्टेड बाय डिफरेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्टेड। भाई ये कहना चाह रहा है जब ऑफरी खुद ही उसको रिजेक्ट कर दे, ऑफरी जो है, जो पर्सन जिसको ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया है दो पार्टी होती है, दो पार्टी, ये आपको याद रखना है, टू पार्टीज। ऑफर के अंदर टू पार्टीज होती है, जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर। जो ऑफर देता है, Offer. हाँ, उसको ऑफरर बोलते हैं, ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया जाता है, जिसको ऑफर दिया जाता है उसको बोला जाता है ऑफरी, उसको बोला जाता है ऑफरी। क्लियर है। Offer. जो ऑफर देता है उसको ऑफरर बोलते हैं और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको ऑफरी बोलते हैं। क्लियर है। जब ऑफरी रिजेक्ट कर दे किस चीज के, एक्सेप्टेंस से पहले, मतलब क्या होना चाहिए, Yes, sir. हाँ, कि भाई ऑफरी क्या कर दे, इसको एक्सेप्ट करने में क्या करते, रिजेक्शन दे दे, ऑफरी खुद ही उसको रिजेक्ट कर दे। चौथा पॉइंट क्या होगा भाई, अगर आइदर द ऑफरर और ऑफरी डाई बिफोर द एक्सेप्टेंस, एक पर्सन ने ऑफर दिया और एक्सेप्टेंस करने से पहले ही या तो ऑफरर मर गया या ऑफरी मर गया, तो वो भी क्या होगा, उस टाइम में भी ऑफर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। Yes, sir. हाँ, आगे बात करें। द
द एक्सेप्टर फेल्ड टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एन एक्सेप्टेंस। भाई क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे, एक पर्सन ने ऑफर दिया और ऑफर वाज सब्जेक्ट टू कंडीशन। ऑफर के साथ कुछ कंडीशन लगी हुई थी कि भाई आपको ये कंडीशन पूरी करनी है, बट एक्सेप्टेंस करते टाइम उस पर्सन ने उस क्या क्या नहीं किया, उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो उस चीज में भी क्या होगा, आपका ऑफर जो है लैप्स हो जाएगा, आपका ऑफर जो है लैप्स हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 5, ऑफरिंग मेक अ काउंटर ऑफर, it amount to rejection of offer and offer by the offeree may be accepted or rejected by the offerer। जब एक काउंटर ऑफर दिया जाता है, काउंटर ऑफर, पहले ऑफरर ने ऑफरी को कोई ऑफर दिया, ऑफरर ने ऑफरी को क्या दिया, कोई ऑफर दिया, इसने बदले में कोई दूसरा ऑफर इसको दे दिया, तो पहले वाला ऑफर जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, पहले वाला ऑफर जो है लैप्स हो जाएगा। तो कौन कौन सी चीज होती है, अगर टाइम से पहले ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगर ऑफर को उस मोड में एक्सेप्ट नहीं किया गया जिस मोड में उसको बोला गया था, ऑफरी ने ही रिजेक्ट कर दिया, या एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरर या ऑफरी दोनों मर गए, या उनमें से कोई एक मर गया, या फिर कंडीशन जो थी वो फॉलो नहीं की गई, या काउंटर ऑफर दिया गया है, तो इस केस में क्या होगा, ऑफर जो है लैप्स हो जाएगा। समझ आ गई, क्लियर है, कोई डाउट अंशु? यस अंशु, कोई डाउट? रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर। अब बात करते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर। रेवोकेशन का मतलब है एक पर्सन ने ऑफर दिया और उसी पर्सन ने अपने ऑफर को तोड़ दिया, उसको बोलते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर। उसको क्या बोलते हैं, रेवोकेशन ऑफ ऑफर। उसको रेवोकेशन ऑफ ऑफर बोलते हैं, उसको बोला जाता है रेवोकेशन ऑफ ऑफर। यहाँ पे अब बात करते हैं किन किन चीजों में रेवोकेशन ऑफ ऑफर होता है, ठीक है ना। और ऑफरर जो है, जो पर्सन क्या करता है, ऑफर देता है, वही पर्सन अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। किन किन सिचुएशनों में वो कर सकता है। एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय ऑफरर एट एनी टाइम। एक्सेप्टेंस से पहले किसी भी टाइम जो है ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, तोड़ सकता है। समझ आ गई? एक्सेप्टेंस होने से पहले, ऑफर के एक्सेप्टेंस होने से पहले एक ऑफरर अपने ऑफर को कभी भी तोड़ सकता है। रेवोकेशन जो है ऑफरी को कम्युनिकेट करेगा, वो बता के चलेगा कि भाई किस रीजन की वजह से उसने उस ऑफर को क्या किया है, रेवोक किया है, बता के चलेगा। कैंसिल, हाँ, कैंसिल नहीं, ऑफर को तोड़ना, ऑफर तोड़ दिया उसने, रिवोक कर दिया। समझ आ गई? हाँ यस सर। भाई पहली तो चीज क्या है, रेवोकेशन ऑफ ऑफर की अगर मैं बात करूं, रेवोकेशन ऑफ ऑफर की अगर मैं बात करूं, तो पहली कंडीशन क्या होती है, ऑफरर कब ऑफर को तोड़ सकता है, एक्सेप्टेंस से पहले। एक्सेप्टेंस एक बार होगी तो वो ऑफर को तोड़ नहीं सकता। एंड ऑफर मस्ट बी रिवोक्ड बाय एंड ऑफर may be
revoked by the an offer may be revoked by the offerer before the acceptance. An offer may be revoked by the offerer before the acceptance. acceptance से पहले, before the acceptance, acceptance होने से पहले। अब दूसरी बात करते हैं। रेवोकेशन जो होगा वो कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफरर जो है ऑफरी को बता के चलेगा रेवोकेशन के बारे में। रेवोकेशन जो होना चाहिए मस्ट भी कम्युनिकेट होना चाहिए, मस्ट भी कम्युनिकेट होना चाहिए, बताना चाहिए। ऑफरर जो है ऑफरी को बता के चलेगा कि क्यों उसने ऑफर को तोड़ा है, एज इट डज नॉट टेक इफेक्ट अंटिल इट इज एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। और रेवोकेशन कब तक इफेक्टिव नहीं होगा? क्या हुआ? रेवोकेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि वो ऑफरी को बता ना दिया जाना चाहिए, as it does not effect until it is communicated to the offeree। और जब तक ये ऑफरी को नहीं बता दिया जाएगा तब तक क्या नहीं होगा, ये इफेक्टिव नहीं होगा। बिफोर इट इज एक्चुअल कम्युनिकेशन ऑफरी में एक्सेप्ट द ऑफर एंड क्रिएट द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये कहना चाह रहा है कि कम्युनिकेशन से पहले ऑफरी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। द रेवोकेशन मस्ट बी रीच द ऑफरी बिफोर ही साइन टू द एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन जो होना चाहिए कम्युनिकेट हो जाना चाहिए एक्सेप्टेंस से पहले। एक बार अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो क्या बन जाएगा, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? रेवोकेशन कब हो सकता है, कब किया जा सकता है रेवोकेशन? हाँ, एक्सेप्टेंस से पहले। रेवोकेशन जब एक बार होगा तो ऑफरर जो है ऑफरी को बता के चलेगा